इंजीनियर्स की एक छोटी सी गलती दुनिया के सबसे बड़े डैम को कोलैप्स कर सकती है। जब सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आती है तो वह गर्म होने लगती है और थोड़े टाइम बाद में जब वह सूखने लगती है तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगेगा। अब मानकर चलो आप एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हो जिसमें मिलियंस ऑफ टन आपको कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर डालना है, और यदि आपने सीमेंट को ठंडा नहीं किया तो कितना ही बड़ा डैम हो, एक वीक के अंदर उसमें क्रैक्स आने लगेंगे और पूरा डैम कोलैप्स कर जाएगा। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जियस डैम के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स के सामने आए बड़े चैलेंजेस की। यह डैम चीन में यांगत्जे रिवर पे बना हुआ है। 2012 में यह डैम पूरा फंक्शनल हो गया और चीन ने इस डैम को बहुत ही डीप इंजीनियरिंग के साथ में बनाया, जिसकी वजह से इस डैम की एज लगभग 10,000 साल बताई जा रही है। जब यह डैम अपनी फुल पावर पर ऑपरेट करता है तो 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन करने वाला डैम है। इस डैम की टोटल लेंथ 2.33 किलोमीटर है, जिसमें पावर जनरेशन के लिए 32 जनरेटर लगे हुए हैं और 2 एक्स्ट्रा जनरेटर जो डैम को लोकल लेवल पर सप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डैम के कंस्ट्रक्शन की। जब हम एक रनिंग रिवर पर डैम बनाते हैं तो जरूरी है कि पानी से बचा जाए। यदि कोई छोटी रिवर है तो पानी को साइड से डाइवर्ट किया जाता है और कोफर डैम बनाया जाता है। कोफर डैम इस एरिया के पानी को पूरी तरीके से रोक देगा, जिसकी वजह से यह एरिया ड्राई होने लगेगा और यहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन 3 गॉर्जियस डैम के केस में यांगत्जे रिवर अराउंड 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है और ज्यादा पानी रोकने के लिए डैम की लेंथ को 2.3 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। अब इतने पानी को डाइवर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर इंजीनियर्स के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया कि क्यों ना इस डैम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाए, जिसमें 2 सेक्शन की दूरी एक साथ में कवर कर ली जाएगी, बाकी के बचे हुए को बाद में देखेंगे। तो बेसिकली इंजीनियर्स ने एक टेम्परेरी डैम बनाया जिसको कोफर डैम बोलते हैं। कोफर डैम को बनाने के लिए यहाँ पर मिट्टी पत्थर डालना स्टार्ट किया गया और साथ में बड़े बड़े स्टील के बॉक्स में पत्थर के टुकड़ों को डालकर पानी को रोका गया। इस डैम को और ज्यादा मजबूती देने के लिए सीमेंट कंक्रीट से कवर किया गया, क्योंकि इस रिवर का पहले का भी रिकॉर्ड है, यहाँ पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती रहती है, तो कहीं डैम के कंस्ट्रक्शन के बीच में यह सब कुछ बहा के न ले जाए। कोफर डैम बनाने के बाद में रिवर बेड की खुदाई स्टार्ट की गई। यह काम तब तक किया गया जब तक बेडरॉक की लेयर न मिल जाए। लगभग 40 से 50 मीटर की डेप्थ में बेडरॉक की लेयर मिली। अब बेडरॉक की लेयर तो मिल गई, लेकिन फाउंडेशन को अर्थक्वेक से बचाना जरूरी है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से यदि फाउंडेशन में क्रैक्स जनरेट हुए तो वाटर सीपेज होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो फिर बेडरॉक की लेयर में जितने भी क्रैक्स थे उनको भरने के लिए सीमेंट और केमिकल ग्राउटिंग का यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी साइड में वाटर सीपेज हो रहा है और साथ में रॉक की वीक लेयर है तो फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल की जाती है और फिर प्रेशर के साथ में सीमेंट और केमिकल ग्राउटिंग को भरा जाता है, जिससे पानी का रिसाव रुक जाएगा और अर्थक्वेक के लिए भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन डैम के कंस्ट्रक्शन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिवर में जो पानी का फ्लो हो रहा है वह अर्थ के नीचे से भी कई लेयर से फ्लो होता है, तो बहुत मुश्किल है कि हम डैम के नीचे से जो पानी फ्लो हो रहा है उसको कंप्लीटली रोक पाएं। तो फिर पानी से पंगा लेने से अच्छा है जो पानी डैम के फाउंडेशन के नीचे से सीपेज हो रहा है उसको एक प्रॉपर रास्ता दे दिया जाए। तो इसके लिए बेडरॉक की लेयर में वर्टिकल बोर होल किए जाते हैं। अब जो पानी लेयर में मुश्किल से फ्लो हो रहा था उसको बोर होल की वजह से एक रास्ता मिल जाएगा और इधर से पानी आने लगेगा। लेकिन हमें मल्टीपल बोर होल करने होंगे, क्योंकि एक बोर होल पूरे एरिया का पानी बाहर नहीं निकाल सकता, और फिर इन सभी बोर होल को एक सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। यह सब होने के बाद में स्टील रीइंफोर्समेंट बार का ग्रिड पैटर्न सेट किया जाता है और फिर यहाँ पे डैम का फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है। 3 गॉर्जियस डैम का बेस 115 मीटर वाइड है, तो यहाँ पर एक साथ में कंक्रीट और सीमेंट को भरना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि सीमेंट जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और जैसे जैसे सीमेंट सूखने लगेगी तो उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगेगा और यहाँ पर हाई टेम्परेचर फाउंडेशन में क्रैक्स जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से कितना भी बड़ा डैम हो वह कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी है कि सीमेंट को ठंडा रखा जाए। उसके लिए जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज होने वाला है जैसे कंक्रीट, पत्थर, पानी, इनको पहले ही ठंडा कर लिया जाए और इनको ठंडा करने के लिए साइड पर बड़े बड़े कूलिंग चेंबर बनाए गए, जिससे कंक्रीट और पत्थर को ठंडा किया गया और साथ में पानी को भी ठंडा करके ही सीमेंट में मिक्स किया गया। इससे कुछ टेम्परेचर कंट्रोल होने लगेगा। अब सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करने के बाद में फाउंडेशन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम लिया गया, जिसमें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से हाई स्पीड में कंक्रीट को अपनी जगह पर पहुंचा दिया गया।
क्योंकि यदि यहाँ पर ज्यादा टाइम लग गया तो सीमेंट सूखने लगेगी और उसकी पकड़ कम होने लग जाएगी। अब जो कंक्रीट को कूल करने के लिए प्रोसेस काम में ली गई है यह सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रीटमेंट किए गए हैं यह सब हमने फाउंडेशन में सीमेंट भरने से पहले कर लिए। तो जरूरी है कि फाउंडेशन बनने के बाद में भी उसको कूलिंग प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन का तरीका ही बदला गया। फाउंडेशन को पूरा एक साथ में ना बनाकर उसको ब्लॉक में बनाया गया और जब एक ब्लॉक सूख गया तो फिर दूसरे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया और साथ में पानी के पाइपलाइन फाउंडेशन के अंदर सेट किए गए, जहां से ठंडे पानी को तब तक फ्लो करवाया गया जब तक सीमेंट पूरी मजबूती से सेट ना हो जाए। इस तरीके से डैम का कंस्ट्रक्शन चलता गया और एक साइड का डैम बनकर तैयार हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस डैम की टोटल हाइट 175 मीटर है और टॉप से इसकी विड्थ 40 मीटर की है। अब डैम का रेगुलर मेंटेनेंस होना जरूरी है और उसके लिए यहाँ पर गैलरी बनाए जाते हैं। इन गैलरी का प्राइमरी काम होता है जो वाटर सीपेज ब्रिज के फाउंडेशन के नीचे से आ रहा है उसको कंट्रोल्ड वे में बाहर भेजना और मेंटेनेंस के काम के लिए जगह प्रोवाइड करवाना। जब हाफ डैम बनकर तैयार हो जाता है तो अब सही टाइम है कोफर डैम को हटाने का। लेकिन इस डैम को कंक्रीट की हेल्प से मजबूती से बनाया गया था, तो इसके अंदर ब्लास्ट करवाए जाते हैं और डैम को तोड़ा जाता है। अब बारी है बचे हुए थर्ड सेक्शन को बनाने की, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी को कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है स्किल्स का। यदि आप इंटरेस्टेड हो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में तो 3D एनिमेशन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप साइड में थोड़ा टाइम देते हुए इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और अभी तो AI का भी अच्छा सपोर्ट है। हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स में स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन की प्रोसेस में 3D एनिमेशन की किन किन स्टेज से होकर गुजरते हैं उनको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अभी तक इंजीनियर्स ने डैम के 2 सेक्शन एक साथ में बना लिए और यह जो सेक्शन है इसमें 46 स्पिलवे लगे हुए हैं जिससे पानी को पास किया जा सकता है। तो इन चैनल को ओपन कर दिया गया और जैसे ही पानी का लेवल नीचे आया तो फिर इधर साइड में हेवी मात्रा में टन्स ऑफ अर्थ मटेरियल जैसे मिट्टी, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े डाले गए और इस लेवल को ऊपर लाया गया और फिर पानी को कंप्लीटली रोकने के लिए अब की बार कंक्रीट का कोफर डैम बनाया गया। और सेम ही तरीके से राइट साइड का सेक्शन बनकर तैयार हुआ। ठीक इसी तरीके से लेफ्ट साइड के सेक्शन भी बनकर तैयार हुए। इंटरेस्टिंगली जब यह डैम बनकर तैयार हुआ तो इसमें टोटल 280 मिलियन क्यूबिक टन सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर यूज हुआ। अब बारी है इस कोफर डैम को तोड़ने की। तो इस डैम को बहुत ही सावधानी से हटाना होगा, अदरवाइज पानी का हाई प्रेशर यदि एकदम से डैम पर लगा तो यह इसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले डैम को तोड़ने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे रास्ते बनाए गए ताकि डैम के पास में पानी का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो। और फिर जब पानी का सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट करवाए गए और पूरे डैम को हटा दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है डैम का कंस्ट्रक्शन इतना आसान है? यहाँ पर चैलेंजेस आना अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहला चैलेंज तो यह आया कि यह मोस्ट बिजिएस्ट रूट है कार्गो शिप के लिए। तो चीन इतना पागल नहीं है कि वह डैम बनाकर अपना बिजनेस ही खराब कर ले। तो इंजीनियर्स ने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला। बड़े कार्गो शिप को पास करवाने के लिए एक रास्ता बनाया गया जो एक 5 स्टेज शिप लॉकिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पर हर एक स्टेज की लेंथ 280 मीटर है और विड्थ 34 मीटर है। तो यहाँ से बड़े कार्गो शिप को पास किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार्गो शिप आता है तो कार्गो शिप को इस फर्स्ट स्टेज में लाया जाता है और फिर गेट को लॉक कर दिया जाता है। अब जो सेकंड स्टेज में पानी है उसको फर्स्ट स्टेज में छोड़ा जाता है और इसके लिए नीचे की तरफ स्लाइडिंग गेट लगे रहते हैं। तो इससे यहाँ पर धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज में वाटर का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा और साथ में शिप भी ऊपर उठने लगेगा। जब दोनों स्टेज का लेवल बराबर हो जाएगा तो सेकंड स्टेज ओपन होगी और फिर शिप सेकंड स्टेज पर पहुंच जाएगा और यहां पर इसको लॉक कर दिया जाएगा और फिर ऊपर के स्टेज से पानी को छोड़ा जाएगा और शिप को ऊपर उठाया जाएगा। इस तरीके से शिप डैम को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो वाटर डिफरेंस है वह लगभग 113 मीटर का है। तो शिप को इतनी हाइट पर पहुंचाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों आपके एक ओपिनियन की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। हम सोच रहे हैं कि AI के टूल्स को आपको कंप्लीट डिटेल से आपको एक लाइव क्लास में सिखाया जाए। क्या आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हम क्लास ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आपका ओपिनियन जरूर से बताना। अब यदि कोई क्रूज शिप है तो कपल्स घूमने आए हैं, उनका टाइम तो इन
स्टेज में ही निकल जाएगा। तो इंजीनियर्स ने एक और रास्ता बनाया, और यह रास्ता देखा जाए तो एक पावरफुल लिफ्ट है जो पूरी ही शिप को उठा लेती है। और इंटरेस्टिंगली दुनिया की सबसे पावरफुल लिफ्ट इसी डैम पर बनी हुई है, जिसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी 3000 टन है। जब यहाँ पर कोई शिप आता है तो इसको शिप चेंबर में लाया जाता है और चेंबर को बंद कर दिया जाएगा। इस लिफ्ट की टोटल लेंथ 120 मीटर है और विड्थ 18 मीटर है। अब इस पूरे लिफ्ट चेंबर को ही उठाना स्टार्ट किया जाता है, और इस चेंबर के दोनों साइड में हेवी रोप लगे रहते हैं, और यह रोप ऊपर की तरफ पावरफुल पुली सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं। और शिप चेंबर के दूसरी साइड में वेट को बैलेंस करने के लिए हेवी काउंटर वेट लगाए जाते हैं। एक्चुअल में इस लिफ्ट में शिप चेंबर को ऊपर उठाने के लिए पावरफुल हाइड्रोलिक मोटर सिस्टम इसी शिप चेंबर पर ही लगा रहता है, जिसकी वर्किंग वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ चेंबर के 4 पॉइंट पर पावरफुल मोटर सिस्टम लगा रहता है। यह मोटर पुली से कनेक्टेड होते हुए इस वॉर्म गियर को रोटेट करवाती है, और यह वॉर्म गियर इन थ्रेड्स में रोटेट करता है, और इस रोटेशन से इस लिफ्ट चेंबर को ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। यह ठीक एक नट बोल्ट की तरह काम करता है। लेकिन वॉर्म गियर की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि रस्सी टूट भी जाए तो लिफ्ट वहीं पर रुक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि यह गियर यूनि डायरेक्शनल पावर ट्रांसफर करता है। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। यह दोनों नॉर्मल टीथ गियर है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी गियर किसी भी गियर पर पावर लगाकर रोटेट करवा सकता है एक दूसरे को। लेकिन इस वॉर्म गियर की कंडीशन में सिर्फ यह वॉर्म गियर इस रिंग गियर को रोटेट करवा सकता है, लेकिन यह रिंग गियर वापस इस वॉर्म गियर पर पावर नहीं लगा सकता, चाहिए इस पर कितना भी लोड क्यों ना हो। और ठीक ऐसा ही हमारे इस लिफ्ट में हो रहा है। अब यदि आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाया तो यदि यह वॉर्म गियर अच्छे से काम कर रहा है तो फिर रोप का क्या काम है। यह तो अकेला ही लिफ्ट को ऊपर उठा सकता है, लेकिन असल में वॉर्म गियर का सिर्फ इतना काम है कि यह लिफ्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाए, बाकी लिफ्ट का वजन रोप और काउंटर वेट ही हैंडल करते हैं। जैसे गाड़ी का इंजन गाड़ी का वेट नहीं उठाता, वह सिर्फ गाड़ी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। गाड़ी का वजन टायर पर होता है। अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। यदि रस्सी टूट जाए तो वॉर्म गियर तो अपने हाथ खड़े कर देंगे और पूरी लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर एक रैक बनाई जाती है जिस पर टीथ होते हैं, और इस रैक की इतनी कैपेसिटी होती है कि ये पूरी लिफ्ट का वजन उठा सकती है। और इस रैक के नीचे एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो हर टीथ पर लॉक होता जाता है, और यदि कोई फेलियर जैसी सिचुएशन हुई और लिफ्ट नीचे मूव करने लगेगी तो ये तुरंत लॉक हो जाएगा और लिफ्ट 1 इंच भी नीचे नहीं गिरेगी। यह लिफ्ट शिप चेंबर को 113 फीट तक ऊपर लेकर जाती है। अब लिफ्ट यहां पर पहुंचती है तो यह गेट ओपन होता है और शिप आगे की तरफ प्रस्थान करती है। इस तरीके से जब शिप क्रॉस करता है तो उसको 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। अब आता है सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज। यह डैम साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि यह 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी को स्टोर करके रखता है, और जब यह डैम अपनी फुल कैपेसिटी में पानी स्टोर करके रखता है तो यह अर्थ के रोटेशन को 6 मिली सेकेंड तक स्लो कर देता है। यदि यह डैम फुल लोडेड कंडीशन में कोलैप्स कर जाए तो यह 30 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। अब इतना पानी भयंकर प्रेशर क्रिएट करता है डैम पर, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब पानी ओवरफ्लो करने लग जाए या फिर पानी को जब रिलीज करना हो। मैं पहले ही बता चुका हूं इस डैम की हाइट 175 मीटर है, तो जब ओवरफ्लो की वजह से इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो यह पानी डैम के फाउंडेशन को कमजोर करने लगेगा, जिसकी वजह से पूरा डैम कोलैप्स हो सकता है। तो फिर इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 46 स्काई जंप स्पिलवे बनाए गए। तो जब भी चैनल ओपन करते हैं तो यहां से हाई प्रेशर पानी जाता है और यह स्पिलवे पानी को डैम से 100 मीटर दूरी पर फेंकते हैं, जिससे फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर पानी को रिलीज करने के लिए रेडियल गेट लगे रहते हैं और यह गेट हाइड्रोलिक पंप से ऑपरेट करते हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ओपन या क्लोज किया जाता है। लेकिन चैलेंज नंबर 3 इंजीनियर्स का यहाँ पर वेट कर रहा था, जो एक बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और उसका नाम है सेडिमेंट प्रॉब्लम। डैम का पानी लंबी दूरी तय करके आता है और यह अपने साथ में पेड़ पौधे के पत्ते, मरे हुए जानवर, कचरा पट्टी, धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर सब कुछ अपने साथ में ले आता है। और जैसे ही यह डैम इस पानी को रोकता है तो यह कचरा पट्टी डैम के पास में आकर इकट्ठा होने लगती है, जिसकी वजह से कई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। एक तो डैम का वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी भी कम होने
लगेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह जो सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो खेतों में एक खाद का अच्छा काम करते हैं। इस रिवर के आसपास में बहुत सारे लोग खेती करते हैं जो इस डैम के पानी पर डिपेंडेंट है। अब यह पानी तो किसानों को मिल रहा है लेकिन इसमें जो मिनरल्स उनको मिलते थे वह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर जमीन में डालना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम का अंदाजा चीन के इंजीनियर्स को था तो इन्होंने डैम के नीचे की तरफ स्लुइस गेट बनाए जो हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट करते हैं और जब सेडिमेंट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इन गेट को ओपन किया जाता है जो सेडिमेंट को क्लियर भी करता है और साथ में मिनरल्स को भी फार्मर तक सप्लाई करता है। लेकिन यह जो स्लुइस गेट होते हैं इन पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो यह एक वॉल की तरह काम करते हैं और इस वॉल को ओपन एंड क्लोज करने के लिए ऊपर हाइड्रोलिक पंप लगा रहता है। अब आता है डैम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाइड्रोलिक पावर जनरेशन। पावर जनरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आप भी ऐसा 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और पॉसिबल हो तो चैनल की मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।